शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की उसमें उसने ऐसा क्या कहा कि इंडिया को आग लगी। अगर शहबाज शरीफ वहाँ ये तकरीर नहीं करते, अब जो रोला बना हुआ है शहबाज शरीफ की हुकूमत पे, वो रोला ये बना हुआ है कि ये फार्म 47 के तहत आए हुए हैं। क्योंकि फार्म 47 के तहत आए हुए हैं, इनकी हुकूमत जो है वो एक किस्म की ड्रामाई तर्ज पे आई हुई है, ज़बरदस्ती तौर पे लाई गई है। तो उसका जो बोझ था या उसकी तरफ जो ध्यान था उसको कम करने के लिए इतनी जरहाना तकरीरें की गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुर्रम इब्न शब्बीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की उसमें उसने ऐसा क्या कहा कि इंडिया को आग लगी, इंडिया बरहम हो गया। और बरहम हो के उसने भी जवाबी तौर पर पाकिस्तान पर भी उसी तरह के कलमात अदा किए जिस तरह शहबाज शरीफ ने इंडिया के हवाले से बात की। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने गज़ा के हवाले से भी जो बात की उस पर बात करते हैं। फिर इसके अलावा जो नेतन्याहू की तकरीर थी उसमें इनका वॉकआउट करना जो है वो कैसा था, किस वजह से वॉकआउट किया गया भी कि नहीं। और इसके अलावा शहबाज शरीफ ने जो ये तकरीर की, इस तकरीर करने का मकसद क्या था, क्यों किया उसने, और इस हवाले से पूरी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की उसमें पहले तो हम 100 इख्तलाफात के बावजूद इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। बड़ा अच्छा इक़दाम था शहबाज शरीफ का, बड़ी अच्छी तकरीर की शहबाज शरीफ ने, और इस तरह की तकरीर करनी चाहिए। हर वज़ीर आज़म को इस तरह की तकरीर करनी चाहिए। इमरान खान ने तकरीर की थी तब भी हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ था, अब शहबाज शरीफ ने ये तकरीर की तो तब भी हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। अब आगे बात करते हैं जी कि उन्होंने गुफ्तगू क्या की थी। फिर आखिर में ये भी बताऊँगा कि ये तकरीर करने का मकसद क्या था, उन्हें क्यों ये तकरीर करने की ज़रूरत पड़ी। अब ये कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जो फ़लस्तीन का मसला है उसको हल करना चाहिए, और दो कौमी रियासत के तौर पर, यानी कि इसराइल को अलग रियासत और फ़लस्तीन को अलग रियासत। जो फ़लस्तीन की रियासत है जो 1967 यानी 1967 की जंग के बाद जो कानून बनाया गया था, जो इलाके या जो शहर जितना रकबा फ़लस्तीन के पास था वो दोबारा फ़लस्तीन के पास आए, और बैतुल मुक़द्दस जो है वो उसका दारुल हुकूमत बने। ये एक उनकी डिमांड थी। और उन्होंने कहा कि जो जुल्म और सितम हो रहा है इसको ख़त्म किया जाए, इसको बंद किया जाए, जंग बंदी की जाए, और दोनों जगहों पे जो है अमन और सुकून होना चाहिए। एक तो ये बात उन्होंने की, अच्छी बात है, पूरे दुनिया बैठी हुई थी, उन सारों के सामने उन्होंने गुफ्तगू की तो अच्छा किया। इस पे अप्रिशिएट करना बनता है, इस पे शहबाज शरीफ के लिए तालियां भी बनती हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा उन्होंने किया। अच्छा, इस पे भी जिक्र करेंगे कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई। इसके बाद दूसरी जो बात उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ बात की, इंडिया के हवाले से जो उन्होंने बात की, कश्मीर का मुकदमा जो पेश किया वो भी बड़ा एक जानदार किस्म का मुकदमा पेश किया शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने कहा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो करारदादें पेश की गई थी उसके अकॉर्डिंग जो कश्मीर का मसला वो हल किया जाए, क्योंकि उसमें यह था कि कश्मीर की मर्ज़ी के मुताबिक उसका मसला हल किया जाए। कश्मीर की मर्ज़ी से मुताबिक क्या जी, अगर कश्मीर इंडिया के साथ रहना चाहता है तो रहे, कोई मसला नहीं। अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है तब भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, और अगर कश्मीर ख़ुद मुख्तार होना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है तो तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे फ़ैसले जो हैं वो कश्मीर की आवाम के मुताबिक होने चाहिए। इस बात को उन्होंने कहा कि इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद थी उसके मुताबिक उनको फ़ैसला करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद जो 2019 में जो फ़ैसला हुआ जिसमें इंडिया ने ज़बरदस्ती फ़लस्तीन में इंडिया ने ज़बरदस्ती कश्मीर में घुसकर और कश्मीर की जो ख़ुद मुख्तारी है उसको नुकसान पहुंचाया और उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, और सारे जितने भी कानून थे उसको तोड़ा। उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद थी उसको भी उन्होंने तोड़ा, उसकी भी खिलाफ वर्जी की। इस हवाले से उन्होंने बात की। और उसके बाद ये जो अल्फाज शहबाज शरीफ ने कहे हैं, इसके बाद शहबाज शरीफ की जो इंडिया में जो है ना वो एक आग लगी। इंडिया का जो समझ ले कि जितनी भी सियासी अभी हुकूमत जो है उनको तकलीफ़ हुई इस बात से, ये बात उन्होंने की। कहते हैं कि जी अगर इंडिया किसी भी तरह की कोई जारहियत करना चाहता है, कोई अटैक करना चाहता है किसी भी तरह का कोई, तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान इसकी सलाहियत रखता है और जिस तरह की मर्ज़ी वो जंग चाहता है तो हम जवाब देंगे। ये जो ना शहबाज शरीफ ने बात की और बड़ी अच्छी बात की, बड़ी बेहतरीन बात की, इस पे हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। जब शहबाज शरीफ ने ये तकरीर की तो उस वक़्त वहाँ जनरल असम्बली में इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने भी इंडिया की
طرف سے جواب دیا اور انہوں نے بھی بڑا سخت قسم کا رد عمل جو ہے کیا، کرنا بھی چاہیے تھا ان کو، کیونکہ شہباز شریف نے بھی بڑے سخت قسم کے الفاظ ادا کیے اور شہباز شریف نے کہا کہ ہم منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں بالکل. یہ گفتگو ہوئی. اچھا، اس کے بعد جو اسرائیل کے نتن یاہو ہیں وہ جب تقریر کرنے کے لیے آئے تو اس وقت جو شہباز شریف ہے اور ان کی پوری کابینہ جو ہے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے، اس پہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہوا ہے کہ پورے تقریباً مسلم ممالک وہ جو وہاں موجود تھے ان ساروں نے واک آؤٹ کیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے بھی واک آؤٹ کر دیا. لیکن پھر بھی یہ ایک اچھا اقدام ہے، شہباز شریف کا بڑا اچھا اقدام ہے، کرنا چاہیے تھا. اس پہ خوشی ہوئی، اچھی خوشی ہوئی. اچھا، اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں، ایک اور اس سارے واقعے کو ایک اور تناظر میں دیکھتے ہیں. اور تناظر کیا ہے کہ اگر شہباز شریف وہاں یہ تقریر نہیں کرتے تو اب جو رولا بنا ہوا ہے شہباز شریف کی حکومت پہ، وہ رولا یہ بنا ہوا ہے کہ یہ فارم 47 کے تحت آئے ہوئے ہیں، فارم 45 کے تحت نہیں آئے ہوئے. کیونکہ فارم 47 کے تحت آئے ہوئے ہیں، ان کی حکومت جو ہے وہ ایک قسم کی ڈرامائی طرز پہ آئی ہوئی ہے، زبردستی طور پہ لائی گئی ہے. تو اس کا جو بوجھ تھا یا اس کی طرف جو دھیان تھا اس کو کم کرنے کے لیے اتنی جارحانہ تقریریں کی گئی ہیں، اور ان جارحانہ تقریروں کرنے سے جو دھیان ہے وہ ہٹانے کی کوشش بھی کی گئی ہے. بہرحال ان تمام باتوں سے ہٹ کر ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھ لیں، لیکن شہباز شریف کی جو تقریر ہے، اس تقریر کا جو ذاتی طور پہ ایز اے پاکستانی مجھے بہت خوشی ہوئی. اور اس طرح کے کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہو اس کو اقوام متحدہ میں اسی طرح کی تقریر کرنی چاہیے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.